अब हम पढ़ेंगे जो सिलेबस में है रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स। इसमें ये बताया है कि भाई संसाधनों की भू राजनीति क्या है। किसी एक देश के पास में जो प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक अवस्थित, सैनिक संसाधन, तकनीकी संसाधनों से वो कितना शक्तिशाली हो जाता है, सक्षम हो जाता है, जिससे वह अपने हितों को साध सके और राजनीति में भूमिका निभा सके। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? संसाधनों की। जियोपॉलिटिक्स की रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स की भू राजनीति में उसका क्या महत्व है। अब इस हम जो नोट्स में थोड़ी थोड़ी बातों को समराइज करेंगे और देखेंगे। तो इसकी जैसे हम पहले परिभाषा देते हैं, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और हम पहले उस प्राकृतिक के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे और भी देखेंगे। ये यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स की संसाधन, किसी देश के पास में जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो उस देश की सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता के मूल आधार होते हैं। और प्रत्येक राज्य उन संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है। मतलब प्रत्येक राज्य क्या करना चाहता है? उन्हें प्राप्त करना, संसाधनों को गेन, प्राप्त करना, उनकी रक्षा करना और उनका उपयोग करना, और उसके आधार पर ही विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। तो प्रमुख संसाधन में पहले है प्राकृतिक संसाधन, जैसे तेल है, गैस है, कोयला है, यूरेनियम है, लिथियम है, रियर अर्थ है। और जल संसाधन जैसे नदियों का है, समुद्र है, जलडमरू है। तो इससे क्या होगा कि जिन देशों के पास में तेल होगा, गैस होगा, कोयला होगा, यूरेनियम मतलब मिलेगा, तो उनसे क्या है, आधुनिक ऊर्जा व ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी, और उसे जो सैनिक क्षमता है, जो मिलिट्री जो जो विकास है, वो बढ़ेगा। तो देखो, ऊर्जा की जो क्षमता है, जो ऊर्जा के जो संसाधन हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, देशों के संबंधों को। दूसरा क्या है? मानव संसाधन, कि किसी देश में कितनी जनसंख्या है। इन्हीं संसाधनों को हम एक नेशनल पावर में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेंगे। मानव संसाधन, देश की जनसंख्या कितनी है, कितनी युवा है, कितनी वो एक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित है। तो इस क्या होगा कि इस पॉपुलेशन से क्या होगा, आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, और सैन्य शक्ति, जो मिलिट्री जो जो पावर है, उसको मजबूत किया जाएगा। तो एक जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है भौगोलिक स्थिति, लोकेशन, वो देश कहां पर है, उसकी अवस्थिति क्या है। जैसे वो समुद्री तट पे है, तो वो नौ परिवहन क्षमता में आगे विकास करेगा। किसी के मध्य में है, तो उसको ज़्यादा महत्व मिलेगा। तो व्यापार, रणनीतिक पहुंच, नौसेना आदि शक्ति को लोकेशन के माध्यम से भी हम प्रभावित करते हैं। जैसे भारत और चीन के मध्य में क्या है, नेपाल है। तो नेपाल की जो शक्ति है, वो इसी के कारण है, क्योंकि उसकी लोकेशन है। भारत के पास में कुछ समुद्री अपार संसाधन है, क्योंकि वो हिंद महासागर के पास में है। दूसरा क्या है? आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आर्थिक संसाधन में क्या है, वो इंडस्ट्री कितना, किसी देश की उद्योग कितना बड़ा हुआ है, इंडस्ट्री कितनी है, उसका व्यापार कितना है, जीडीपी कितना है। तो हम देखते हैं अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी आदि देश ये उद्योगों के आधार पर ही समृद्ध बने हुए हैं। इससे क्या है,
इस संसाधन से बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ती है, दूसरे राष्ट्रों से बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपनी नीतियों को मनवा सकते हैं, अपने हितों को बढ़ा सकते हैं। सैन्य संसाधन, मिलिट्री रिसोर्सेज क्या है, जैसे पारंपरिक सेनाएं कितनी है, रक्षा प्रौद्योगिकी की कितनी है, एटम वेपन्स कैसे हैं, या उस टेक्नोलॉजी और हम कैसे बढ़ रहे हैं, या परमाणु प्रतिरोधक क्षमता क्या है। इस संसाधनों के आधार पर भी भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ये केंद्रीय भूमिका निभाती है। तकनीकी संसाधन, साइबर के क्षेत्र में क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी क्या पता है, एआई में क्या है, सेमीकंडक्टर में क्या है, 6G 4G कैसे हैं। तो इनसे भी क्या है, राष्ट्र की एक तकनीकी क्षमता से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया आयाम दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं, पर उसमें मेनली जो संसाधन है वो तेल, ऑयल और जल, पानी। इसके आधार पर हम ज़्यादा इसको स्पेशलाइज पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं हम इसको कि प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, पानी, खनिज, खाद्यान्न के नियंत्रण, वितरण और उपयोग से जुड़ी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, जिसे देशों के बीच में संघर्ष, शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार मिलता है। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भाई संसाधनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों को आकार मिलना, ये मेन चीज है। अब उसमें क्या है, जैसे कि रिसोर्सेज कौन से मुख्य कौन से हैं, तेल, एनर्जी या ऑयल एक ऐसी चीज है जिसमें निरंतर संघर्ष होते रहे हैं। शीत युद्ध के बाद से हम देखें तो खाड़ी देशों की महत्ता क्यों है, तेल की वजह से है। ओपेक संगठन बढ़ा, आज भी जैसे अमेरिका का जो इराक पर हमला, या कुछ ऐसे जो अरब जगत का जो संघर्ष हुआ है जिसको हम आगे की घटनाओं में पढ़ लेंगे, तो उसमें सबसे अहम बिंदु क्या है, ऑयल है, तेल है, जिसके नियंत्रण और उसके लिए संघर्ष होते रहे हैं। दूसरा क्या है, जल, मतलब मीठा पानी भविष्य के लिए संघर्ष का मुद्दा बन सकता है। एक विद्वान ने ये कहा था कि जो आगामी जो 21वीं सदी में जो महायुद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए, जल के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा है। भारत और पाकिस्तान में, भारत और चाइना में ब्रह्मपुत्र को लेकर, भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी को लेकर, तीस्ता नदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच में। इस प्रकार से हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जल को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। कुछ है खनिज, जैसे लिथियम, कोयला, लौह अयस्क, ये ऐसे संसाधन है जिसकी पहुंच किसी राष्ट्र को आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक शक्ति और रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा चाइना ने अफ्रीका के सभी देशों पर 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे उनके संसाधनों पर चाइना की पहुंच हो सके। तो हमने ये सीखा अब तक कि रिसोर्सेज एंड पावर्स क्या होता है, कि ये अनुपात का महत्व है। इसमें किसका महत्व है, अनुपात का। जितना अधिक किसी देश के पास में रिसोर्सेज हैं या उनका नियंत्रण है, उन तक पहुंच है, उसी अनुपात में उसकी शक्ति बढ़ जाती है और अन्य राष्ट्रों को वो जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाने के लिए, अपने लाभों के लिए उन्हें बाध्य कर देता है। अब एक टर्म हम इसमें पढ़ते हैं, पश्चिमी सोच, वेस्टर्न थिंकिंग।
पश्चिमी सोच क्या है, वेस्टर्न थिंकिंग के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसमें क्या है कि भाई 15वीं शताब्दी से पश्चिम के यूरोपीय देश व्यापार को महत्व देते थे, जिससे अपने उद्योगों को बढ़ाया जा सके। नौ परिवहन बहुत ही प्रमुख था, सामुद्रिक शक्ति पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार ये व्यापार और सामुद्रिक शक्ति पर जोर दिया गया। तो ये कौन सी सोच थी? वेस्टर्न थिंकिंग। अब इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के जो जियो पॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्रभाव क्या हो रहा है। तो एक तो क्या है, राष्ट्रों के मध्य में क्या हो रहा है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ रहा है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वो संसाधनों को बढ़ाए। दूसरा क्या है? संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। आगे पढ़ेंगे कि 1900 शीत युद्ध के मतलब पहले से भी और अब भी, शीत युद्ध के बाद से और आज भी राष्ट्रों के मध्य में इस बात को लेकर संघर्ष बना हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। कूटनीति, डिप्लोमेसी, राष्ट्र इसी आधार पर अपनी राजनीति का निर्धारण करते हैं, जिससे संसाधनों पर उसकी पहुंच हो और वे शक्ति बन सके। सैन्य तैनाती, मिलिट्री डिप्लोमेंट, संसाधनों के लिए प्रत्येक राष्ट्र यहां तक कि सैनिक प्रतिस्पर्धा करता है। युद्ध भी हुए, अर्थात सैनिक साधनों का इस्तेमाल भी कर लेता है। तो हमने क्या देखा कि जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा? राष्ट्रों के मध्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, डिप्लोमेसी कूटनीति बढ़ेगी और सैन्य तैनाती बढ़ेगी। तो देखो, जैसे पहले हम दोबारा एक शॉर्ट में देख लेते हैं इनको। ऑयल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसमें क्या है कि ऑयल डिप्लोमेसी एक शब्द आता है। ऑयल डिप्लोमेसी क्या था कि जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, उन्होंने तेल के निर्यात के आधार पर लोगों को अपनी मनमानी नीतियां बनवाई, अपने हितों के लिए काम किए, उनको बाध्य किया, फोर्स किया। तो उसको क्या नाम दिया गया? ऑयल डिप्लोमेसी। जैसे क्या, राजनीतिक संघर्ष और खाड़ी देशों में प्रतिद्वंदता और संघर्ष। हम आगे पढ़ेंगे कि खाड़ी देशों में जो संघर्ष हो रहा है, चाहे ईरान इराक ईरान संघर्ष हो, अमेरिका का द्वारा सद्दाम हुसैन का पतन 1991 में कुवैत को मुक्त करवाना, या अन्य देशों की प्रतिनीतियां, ये सब क्या है? एक तेल के लिए है, ऑयल के लिए है। और जल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 21वीं शताब्दी में जो भू राजनीतिक जो संघर्ष होंगे, उनमें से एक जल होगा, क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जल के माध्यम से क्या होता है कि लोगों को आवश्यकताएं बढ़ेंगी और वो पूरी करेंगे। अब जो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी की बुक्स के परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं कि उसमें वो कहता है, एनसीईआरटी में ये लिखा है शॉर्ट में कि जियो रिसोर्सेज जियो पॉलिटिक्स की जो की है, तो पहला बिंदु क्या है कि किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे मिलता है। रिसोर्सेज जियो पॉलिटिक्स का जो महत्वपूर्ण की है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें पहला बिंदु क्या है? किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है। अर्थात जो संसाधनों पर राष्ट्रों का अधिकार कब होगा, कैसे होगा और कितना मिलेगा। तो इसी के आधार पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। दोबारा एक शब्द आता है वेस्टर्न थिंकिंग। हम पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न थिंकिंग था कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा विश्व व्यापार का उद्देश्य था। वो संसाधनों पर अधिकार करना चाहते थे। और 17वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों की ही मौजूदगी थी, अर्थात यूरोपीय शक्तियों का ही बोलबाला था। समुद्री नौवहन क्षमता थी, और जिसमें इमारती लकड़ी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और सोना उस समय एक मतलब एक्सचेंज मुद्रा का स्रोत था। तो ये क्या हुआ? वेस्टर्न थिंकिंग या यूरोपीय शक्तियों के द्वारा 15वीं सदी से शीत युद्ध तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध तक, ये व्यापार, समुद्री मार्ग पर अधिकार जैसे प्रमुख मुद्दे बने रहे। तो इसको क्या नाम दिया गया? वेस्टर्न थिंकिंग।
अब हम ये देख रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि पहले विश्व युद्ध से लेकर शीत युद्ध के दौरान और भूमंडलीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है 1991 के बाद, तेल की निर्बाध आपूर्ति बिना किसी आपूर्ति के लिए देशों ने प्रयास किए और क्या किए हैं कि तेल संसाधन इलाकों में के आसपास सेना की तैनाती कर दी। जैसे तेल खाड़ी देशों में है, तो खाड़ी देशों में लोगों के प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए, उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उनमें तनाव, प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की स्थिति रही। तेल प्रचुर देशों में अमेरिका ने सरकारें बदल दी, अपनी कठपुतली सरकार स्थापित की जिसके माध्यम से तेल प्राप्त किया जा सके। बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल हुआ, अर्थात जो मल्टीनेशनल कंपनी या ऐसे समझौते किए गए जिससे तेल के जो देश थे उनको अपने प्रभाव में लिया जा सके। खाड़ी देशों का तेल, जो दक्षिण एशिया का जो देश थे, उनमें शीत युद्ध के दौरान पश्चिम देश ये चाहते थे कि सोवियत संघ के खतरे में नहीं जाए, इसलिए उनको सहायता दी, सैनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और सोवियत संघ के विघटन के बाद तो विकसित देशों द्वारा जो रेडियोधर्मी जो खनिज है, यूरेनियम है, उस पर यूरेनियम जो रेडियोधर्मी जो खनिज है और जो विद्युत ऊर्जा लिथियम है, उनके जो स्रोत है वहां पर नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा आज भी बनी हुई है। इस प्रकार से हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 1950 के बाद में पश्चिम एशिया व मध्य एशिया में संघर्ष व तनाव का मूल कारण क्या रहा है? तेल है। तेल से ही संघर्ष हुआ है, अन्यथा संघर्ष नहीं होता। हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में जल को लेकर तीसरा युद्ध जल युद्ध शब्द बैठाया कि 21वीं सदी में आवश्यकताएं किसकी होंगी? जल की। तो इसलिए कौन सा शब्द गढ़ा गया? जल युद्ध। जैसे हम देखेंगे 1950 से 60 में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच में एक संघर्ष हुआ क्योंकि प्रत्येक देश जॉर्डन और यारमुक नदी को अपनी ओर मोड़ना चाहता था। हम पश्चिम में देखेंगे इजराइल, सीरिया, जॉर्डन में दो युद्ध हुई 1950 में और 60 में, क्योंकि वो जॉर्डन और यारमुक नदी को अपनी ओर मोड़ना चाहते थे, क्योंकि जल का बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ पेयजल जनसंख्या की आपूर्ति के लिए, वन के लिए, उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या संघर्ष भी हुआ। दूसरा देखेंगे कि फरात नदी पर बांध को लेकर तुर्की, सीरिया व इराक के बीच में संघर्ष हुआ। फरात नदी को लेकर तो किसके बीच में संघर्ष हुआ? तुर्की, सीरिया, इराक को लेकर। और 1950 और 60 में जॉर्डन और यारमुक नदी को लेकर इजराइल, सीरिया, जॉर्डन। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये तो जॉर्डन नदी और यारमुक नदी के लिए, और फरात नदी को लेकर तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में युद्ध हुए। और अब आज भी देख रहे हैं कि कई देशों के बीच में सैन्य संघर्ष की हुए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी की समझौता हुआ है, चीन और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है, और भारत और बांग्लादेश को लेकर तिस्ता नदी को लेकर विवाद है। हम इसमें एक बात इसमें है, क्यूबा मिसाइल संकट। जो शीत युद्ध के दौरान हमने पढ़ा कि क्यूबा में अमेरिका ने सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें स्थापित कर दी गई, बाद में अमेरिका के दबाव में वापस लेनी पड़ी। तो इनका कारण भी क्या था? संसाधनों की रणनीति। क्यूबा की वो जो रिसोर्सेज थे उनको वो प्राप्त करना चाहते थे, उस पर दूसरों को अधिकार नहीं चाहते थे, और एक शक्ति प्रदर्शन, पावर का एक दिखाना, ये भी एक महत्वपूर्ण उससे जुड़ा हुआ। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में क्या है, जैसे हमारी हिंद महासागर में भौगोलिक स्थिति है, हमारी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि हम हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में, हमारे भारत के पास में पॉपुलेशन अच्छी है, युवा जनसंख्या भी है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति में भी काफ़ी की है, डिजिटल प्रगति की है, ऊर्जा, तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी काफ़ी भारत ने प्रगति की है। तो इन क्षेत्रों से उन्नति से भारत क्या करना चाह रहा है? जियो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स बना के अपने हितों को सिद्ध करना चाह रहा है। आगे हम देखेंगे कि 21वीं सदी में भू राजनीति को लेकर संघर्ष हो रहे हैं।
जैसे ऊर्जा राजनीति, तेल गैस पाइपलाइन, इसके बारे में आगे डिटेल से। जल राजनीति, नदी जल प्रवाहों के संबंध में। खनिज की भी रिसोर्सेज, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे लिथियम है, रेयर अर्थ है, यूरेनियम है। तो यूरेनियम जो परमाणु खनिज के लिए है, रेयर अर्थ इलेक्ट्रिकल विकर क्रांति के लिए है, लिथियम है। डिजिटल राजनीति भी हुई है, क्योंकि आज हम साइबर रूप से स्पेस डेटा और सैटेलाइट, जीपीएस, डोमेन आदि के माध्यम से हमने ये रिसोर्सेज भी स्थापित कर लिए हैं। तो ये राजनीति हो रही है। सारा विश्व रिसोर्सेज के आधार पर जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, अर्थात अपने ये भू राजनीतिक हितों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इसमें हम भू राजनीति के विषय में कुछ देखेंगे। जैसे एक विद्वान थे, उसने कहा था, अल्फ्रेड महान, ज्योग्राफी की एक महान भूगोलविद थे, जिसने कहा था, अल्फ्रेड महान ने, कि जो राज्य समुद्रों को नियंत्रित करेगा वही विश्व राजनीति को नियंत्रित करेगा। अल्फ्रेड महान, क्योंकि उस समय ये, भाई समुद्र क्या है, नौ परिवहन के साधन है, मछली पकड़ते हैं, अन्य आर्थिक रिसोर्सेज और भी उपलब्ध है। तो अल्फ्रेड महान जो एक महान भौगोलिकवेत्ता थे, उसने कहा था कि जो राज्य समुद्रों को नियंत्रित करेगा वही विश्व राजनीति को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब ये कहा था कि विश्व राजनीति में यदि हमको नियंत्रण करना है तो समुद्रों पर नियंत्रण करना होगा। ये तो अल्फ्रेड महान ने कहा था। पर इसके विपरीत एक विद्वान हुआ था, मैकिंडर। मैकिंडर ने इसके विरोधी बयान दिए सब, अल्फ्रेड महान के विरोधी स्टेटमेंट क्या थे, कि जर्मनी और साइबेरिया के मध्य भूमि पिंड पर नियंत्रण करेगा वो विश्व राजनीति को नियंत्रित करने की कुंजी है। कि जर्मनी और साइबेरिया के मध्य जो भूमि पिंड है वो एक विश्व राजनीति को नियंत्रित करने की कुंजी है। ये तो मैकिंडर ने कहा था। और अल्फ्रेड महान ने तो क्या कहा था, कि जो राज्य समुद्रों को नियंत्रित करेगा वही विश्व राजनीति को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। पर आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक तकनीक इतनी बढ़ गई है, परिवहन सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि अब ये भू राजनीति वाला क्षेत्र ज्यादा नहीं रहा है, भौगोलिक स्थिति वाला नहीं रहा है, रिसोर्सेज वाला आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब थोड़ा इसको हम एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का अर्थ क्या है। वैसे ये एक रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा अलग है। अतः इसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि जिस राज्य के द्वारा अधिक मात्रा में संसाधन जुटाए जाते हैं एवं उनका विकास किया जाता है वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख टूल्स है। कोई राष्ट्र के द्वारा, नेशन के द्वारा यदि अधिक मात्रा में संसाधन जुटाए जाएंगे, रिसोर्सेज को प्राप्त करना, उन पर आधिपत्य करना, उन पर अपनी अप्रोच पहुंच रखना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका यूज करना, तो वह एक राजनीतिक शक्ति का प्रमुख टूल है, अर्थात शक्ति है। कैसे? रिच रिसोर्सेज, ज्यादा संसाधन होंगे तो क्या है, पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी और इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी। राष्ट्र एक आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे स्टीफन बी जॉनसन ने कहा था, कोई भी ऐसी चीज जो किसी राष्ट्र के पास है प्राप्त कर सकता है, अपनी रणनीति का समर्थन करने के लिए उत्पन्न कर सकता है। अर्थात संसाधनों के द्वारा कोई भी राष्ट्र इसके पास है उसे प्राप्त कर सकता है और अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अब हम देखें शीत युद्ध के बाद में
सत्ता का जो परंपरागत मतलब शीत युद्ध के बाद में क्या हुआ कि परंपरागत सैन्य प्रतिस्पर्धा आर्थिक विस्तार और शक्ति की तरफ है, इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया। अब हम देखेंगे जियोपॉलिटिक्स, संसाधनों के लिए राष्ट्रों के बीच में रिवाइवल बढ़ रहा है, प्रतिद्वंदता बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा क्या बढ़ रही है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जहां बहुमूल्य खनिज हैं वहां संघर्ष हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, शक्तियों ने उन पर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध चालित कर रखे हैं, सरकारों को बदल रहे हैं, उपद्रवियों को जो उग्रवादी है उनको समर्थन दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ओपेक, वो राजनीति के आधार पर तो तेल था, तेल के आधार जो मध्य पूर्व था या पश्चिम एशिया के देश थे उनमें ओपेक बड़ा संगठन 1973 में। तो ओपेक के उद्देश्य क्या थे कि तेल आपूर्ति नियंत्रण, तेल की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उसको हम कंट्रोल करेंगे। देशों का एक संगठन था, उत्पादन में परिवर्तन भी किया जाएगा और तेल की कीमतों पर एकाधिकार किया जाएगा। तो ओपेक क्या था, 1973 में मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देशों का एक संगठन जो तेल पर कीमतों को नियंत्रण, तेल के उत्पादन पर नियंत्रण, तेल आपूर्ति पर नियंत्रण उसके लिए बनाया गया था, जिससे वो अन्य देशों को प्रभावित कर सके, उनसे अधिक दाम ले सके, उनसे अपनी नीतियां मनवा सके और उनको प्रभावित कर सके। तो जियो पॉलिटिक्स के आधार पर ही तो ओपेक संगठन बना और ये राष्ट्रों को प्रभावित करने लग गए। अब हम देखेंगे संसाधन और भू राजनीति। संसाधन और भू राजनीति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भाई प्रमुख वर्तमान समय में जैसे कहाँ का मतलब प्रमुख संसाधन, जैसे परमाणु ऊर्जा और ईरान। वर्तमान में ईरान विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम चाह रहा है, वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जिसका इजराइल व पश्चिम देशों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। तो जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान क्या कर रहा है कि उनके विरुद्ध हॉर्मुज जलडमरू को बंद करने की धमकी दे रहा है, जिससे विश्व के 40% तेल फारस की खाड़ी से निकलता है। मतलब जो मध्य एशिया से जो 40% जो तेल, जो आधा तेल की जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, वो किससे होता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से, वो ईरान में है। और ईरान इसको बंद करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में इजराइल व अन्य देश को ऐतराज है, वो उसका विरोध कर रहे हैं और ईरान उसके बदले में उस जलडमरू को बंद करने की धमकी दे रहा है। प्राकृतिक गैस भंडार और रूस, यदि रूस को हम देखें तो रूस में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे बड़े हैं,